स्वागत है आपका हमारे चैनल वनडे एग्जाम फाइट में। हम लोग जो स्टूडेंट पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था नंदवंश को। नंदवंश में हमने जो है बताया था आपको पिछले वीडियो में कि नंदवंश के जो संस्थापक महापद्मानंद थे और जो है उसके अंतिम जो शासक थे घनानंद। घनानंद के साथ जो क्या हुआ था कि हमने जो पिछली कहानी आपको बताए थे कि इसी घनानंद के समय ही जो है भारत पर जो है सिकंदर ने आक्रमण किया था। और इसकी सूचना जो है सिकंदर जब भारत पर आक्रमण करने वाला है तो चाणक्य जो है घनानंद के दरबार में गया था और उसको सूचना दिया था। और घनानंद की जो है घनानंद ने चाणक्य की जो है बहुत उपहास उड़ाया और बहुत जो है भरे सभा में जो है बहुत उसकी इंसल्ट किया। तो घनानंद को चाणक्य ने जो है बदला लेने के लिए जो है कि इसको जो है तुम्हारी ही मिट्टी से हम जो है एक नया शासक पैदा करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सिकंदर जो है घनानंद के समय आक्रमण किया था और क्या कारण थे कि सिकंदर जो है मगध साम्राज्य पर आक्रमण नहीं कर पाया। और कुछ कारण थे जिनके कारण जो है सिकंदर ब्यास नदी से वापस लौट गया। ठीक है, तो वहां पर जो है सिकंदर जो यूनानी था, यूनान का रहने वाला मकदूनिया का शासक था, तो ये भारत पर आक्रमण कर आया था। तो हम लोग इसको देखेंगे कि भारत पर जो आक्रमण करने वाले जो कितने विदेशी हैं इससे पहले भारत पर जो इन्होंने आक्रमण किया, क्योंकि अब जिक्र आया है विदेशी का कि भारत पर जो है आक्रमण करने वाला जो विदेशी सिकंदर था इसने भारत पर आक्रमण किया था। तो इतिहास में हम इसको देखते हैं कि फिर इससे पहले किन किन ने जो है भारत के सरजमी पर जो है किन विदेशियों ने जो है आक्रमण किया था। तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे और समझेंगे कि सिकंदर से पहले भी क्या किसी ने आक्रमण किया था भारत पे। फिर उसके बारे में फिर सिकंदर को भी विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपका जो हेडिंग है ईरानी और मकदूनियाई यूनानी आक्रमण। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि मकदूनियाई लोग जो थे, सिकंदर जो था यूनान का रहने वाला था, तो उससे पहले भी जो है भारत पे आक्रमण करने वालों का जो है इतिहास में जिक्र मिलता है। तो सबसे पहले भारत पे किसने आक्रमण किया था? ईरानियों ने। उसके बाद जो है यूनानियों ने, सिकंदर जो यूनानी था उसने आक्रमण किया था। तो वही हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि भारत पर विदेशी आक्रमण। तो अगर पहली बार भारत पर अगर विदेशी आक्रमण के बारे में अगर बात किया जाए तो पहला आक्रमण जो है यूनानियों ने किया था और लगभग 200 वर्षों तक जो है इनका संघर्ष चलता रहा भारत से और ईरान से। 516 ईसा पूर्व का कार्यकाल है और दारा प्रथम नामक एक शासक है। दारा प्रथम नामक एक शासक है जिसने भारत पर जो है सफलतापूर्वक जो है आक्रमण करके और भारत के कुछ क्षेत्र का यानी जो है सिंध के पास अफगानिस्तान वाला क्षेत्र, कांधार काबुल वाला क्षेत्र और सिंध नदी के पश्चिम वाला क्षेत्र, ये क्षेत्र उस समय भारत के हिस्से में आया करता था। तो उस वाले क्षेत्र को जो है इसने जीता था। तो उसी के कारण जब दारा प्रथम ने जब वहां पर जीता था तो उसका क्या प्रभाव पड़ा उसको हम लोग जो है विस्तार से पढ़ेंगे। ईरानियों ने जब आक्रमण किया तो, लेकिन दूसरा आक्रमण किसने किया? यूनानियों ने। पहले तो ईरानियों ने भारत पे आक्रमण किया था, फिर दूसरा आक्रमण जो है यूनानियों ने किया था। यूनानियों में देखेंगे कि 326 ईसा पूर्व का कार्यकाल है और सिकंदर ने आक्रमण किया था और उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत पर। जब भी ये लोग कोई भी वंश जो है जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर आक्रमण करता है तो वहां शासक जब कुछ क्षेत्र को जीत लेता है तो उसके कुछ सालों तक, वर्षों तक जो है वहां रहते हैं। तो वहां के सभ्यता और वहां के कल्चर में भी धीरे धीरे क्या है बदलाव आता है। कुछ सैनिक वापस लौट आते हैं युद्ध जीतने के बाद, कुछ सैनिक जो है शादी ब्याह करके वहीं रह जाते हैं, कुछ सालों तक राजा वहीं स्थापित रहता है। तो इससे जो है वहां की जो संस्कृति में जो है बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे कि सिकंदर जब भारत पर आक्रमण किया तो उसका क्या प्रभाव पड़ा भारत पर, और ईरानियों ने जो भारत पर आक्रमण किया था तो उससे भारत पर जो है क्या प्रभाव पड़ा था। तो पहले हम जो है ईरानियों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे।
हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे कि भारत पर जो है ईरानियों ने सबसे पहले आक्रमण किया, उसके बाद यूनानियों ने आक्रमण किया। तो यहाँ पर देखेंगे कि ईरानियों में सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, तो यहाँ पर देखेंगे ईरानी, फारसी और पारसिक आक्रमण। तो जो ईरानी थे उन्हीं को फारसी कहते थे, उन्हीं को पारसी कहते थे। कुछ कुछ किताबों में जो है इन्हें फारसी कहा जाता है, कुछ पारसी कहा जाता है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि हमारे पास स्रोत क्या है, भाई किन आधारों पे, किन तथ्यों पे हम ये कहेंगे कि सबसे पहले जो है भारत पे आक्रमण करने वाले ईरानी थे। तो यहाँ पर जो है हम देखेंगे कि जो स्रोत के रूप में हमारे पास जो उपलब्ध है वो है इतिहास के जो पिता हैं, जिनका नाम है हेरोडोटस। हेरोडोटस, जिसको इतिहास का पिता कहा जाता है, इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में जो है कंबोज, गांधार और सिंध का क्षेत्र जीतने का जो है उल्लेख मिलता है। इतिहास के पिता जो है हेरोडोटस, उनकी किताब है एक हिस्टोरिका। उसी में जो है कंबोज, गांधार और सिंध के जीतने का जो उल्लेख मिलता है हमको, तो हमारा जो है साहित्यिक साक्ष्य एक मिल गया। और उसको जीतने के बाद कह रहा है कि सिंध के क्षेत्र को जीतने के बाद जो है 20वां प्रांत बनाया। कह रहा है भारत के जो सिंधु नदी के पश्चिम का जो क्षेत्र है, उस समय भारत काफी बड़ा हुआ करता था। तो उस समय जो है सिंधु के पश्चिम का जो पाकिस्तान का पूरा क्षेत्र जो है भारत में ही आता था। तो उस समय जो है सिंधु नदी के जो पश्चिम का जो क्षेत्र था उसको जीतकर फारस ने जो है अपना 20वां प्रांत बनाया। ठीक है, और फारस साम्राज्य में कुल 28 प्रांत थे। यानी कि फारस साम्राज्य जो है काफी बड़ा साम्राज्य था। और जब इसने सिंध के क्षेत्र को जीता, जब भारत के कुछ क्षेत्रों को इसने जीता, तो उसको जो है 20वां प्रांत घोषित किया। ठीक है, यह हमारा जो है साहित्यिक साक्ष्य के रूप में उपलब्ध है। तो आपसे एग्जाम में पूछता है कि कौन से क्षेत्र को, भारत के किस क्षेत्रों को जीता था और जीतने के बाद जो है कौन सा प्रांत बनाया था, तो अक्सर एग्जाम में पूछता है कभी, तो 20वां प्रांत बनाया था। अब जो है थोड़ा सा और देखेंगे, यहाँ पे स्रोत के रूप में हमको मिलता है दारा प्रथम। दारा प्रथम, जिसको जो है ईरानियों के कुछ किताबों में जो है डेरियस प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। और डेरियस प्रथम या दारा प्रथम का जो अभिलेख है, उसने अभिलेख जो बनवाए थे उसके 3 अभिलेख मिलते हैं हमको। बेहिस्तून का अभिलेख, पोर्सी पोलिस अभिलेख और नक्शे रुस्तम अभिलेख। इन अभिलेखों से भी ये पता चलता है कि ईरानियों का जो शासक था दारा प्रथम, उसी ने जो है ये सिंध के क्षेत्र जो है, जिसको जीतने के बाद जो है 20वां प्रांत बनाया था, इसका अभिलेखों में भी जो उल्लेख मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य भी है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है, जो ये प्रमाणित करता है कि ईरानियों ने जो है भारत के सिंध वाले क्षेत्र को कभी जीता था। और देखिए ईरानी, हमने जो है भारत का नक्शा बनाया है, जिससे ईरानी साम्राज्य के 19 प्रांत यहाँ दिखाए हैं और 20वां प्रांत जो जीतने के बाद जो है इसको 20वां प्रांत घोषित किया था। और यहाँ पर हम देखेंगे कि 300 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त राष्ट्रों। केवल जो सिंध का जो क्षेत्र था, सोचिए कितना समृद्ध था, कितना धनवान था, कि जो 20वां प्रांत था हमारा भारत का, जो 20वां प्रांत जो घोषित किया था जो सिंध वाले क्षेत्र को, वहां से 300 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं राजस्व के रूप में प्राप्त करता था, जो कि पूरे फारस साम्राज्य का 1/3 था। जो कि पूरे फारस साम्राज्य में जितना उसको राजस्व प्राप्त होता था, केवल उसको सिंध के क्षेत्र से उसको जो है उसका 1/3 आय जो है प्राप्त होती थी। इतना ज्यादा आय मिलता था उसको। अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि दारा प्रथम ने जो है, या डेरियस प्रथम ने जो है भारत के सिंध के क्षेत्र को जीता था। तो उससे पहले, दारा प्रथम से पहले एक व्यक्ति है, जब मगध साम्राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा था, ठीक उसी समय
जो ईरान में भी एक हखमनी वंश था, ईरान में एक हखमनी वंश था, और हखमनी वंश भी अपने साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार कर रहा था उसी समय। तो जब हखमनी वंश का एक शासक था जिसका नाम था साइरस, हखमनी वंश का शासक जिसका नाम था साइरस, इसने भारत पर क्या किया, आक्रमण किया था, लेकिन वो असफल हो गया। ठीक है, जिस समय मगध साम्राज्य अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा था, उसी समय ईरान में एक अलग वंश था, हखमनी वंश ईरान में, और वो भी अपनी सीमाओं का विस्तार कर रहा था। तो उसने जो है, उसका जो शासक था साइरस, उसने भारत पर एक बार आक्रमण किया था, दारा प्रथम से पहले की बात है, लेकिन वो क्या है, जीत नहीं पाया, असफल हो गया। उसी का उत्तराधिकारी कौन है, दारा प्रथम, यानी साइरस का उत्तराधिकारी है दारा प्रथम, और उसने आक्रमण किया। साइरस का उत्तराधिकारी दारा प्रथम ने भारत पर आक्रमण किया और भारतीय क्षेत्र को जीता। और यही भारतीय क्षेत्र है, काम्बोज, गंधार और सिंध के क्षेत्र को जीता। और इसी ने सिंध के क्षेत्र को जीतने के बाद जो है 20वां प्रांत बनाया। सिंध के क्षेत्र को जीतकर इसने क्या किया, 20वां प्रांत घोषित किया। भारत और ईरान का संपर्क 200 वर्षों तक बना रहा। कह रहा है यहां पे कि भारत और ईरान का जो संपर्क था लगभग 200 वर्षों तक बना रहा। और 200 वर्षों तक जब कोई भी शासक कहीं पे भी अगर सत्ता स्थापित करता है और रहता है, तो एक बड़ा बदलाव जरूर आएगा उसकी संस्कृति में। तो उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि अभी कि जब 200 वर्षों तक जो है ईरानियों ने भारत पर सिंध के क्षेत्रों को जीत के अगर रखा था, और 200 वर्षों तक अगर भारत के साथ जो इनके संपर्क स्थापित थे, तो भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ा, तो उसके भारत के जो प्रभाव पड़े हैं उसके बारे में हम लोग जो है विस्तार से चर्चा करेंगे। यहां पर हम लोग देखेंगे कि जब ईरानियों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया, तो उससे 200 वर्षों तक जो है भारत और ईरानियों का आपस में संबंध बना रहा। तो उसका भारत की संस्कृति पे, भारत के कल्चर पे, या भारत के लोगों के रहन सहन, या भारत की शिल्प कला पर क्या प्रभाव पड़ा उनका, उसी को हम लोग यहाँ विस्तार से देखेंगे। ईरानियों के आक्रमण के प्रभाव, पहला है अभिलेख उत्कीर्ण कराने की शुरुआत अशोक ने ईरानियों से प्रभावित होकर की। अभिलेख उत्कीर्ण कराने की शुरुआत, जो भारत में अभिलेख बनने की जो प्रक्रिया है, वो अशोक ने जो है ईरानियों से ही प्रभावित होकर जो है अभिलेख बनवाने की या अभिलेख खुदवाने की जो प्रक्रिया प्रारंभ की, वो ईरानियों से ही प्रभावित होकर अशोक ने शुरू की। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपको, क्षत्रप या प्रांत। यहां पे क्षत्रप या प्रांत का तात्पर्य है स्टेट से, प्रांत में, मतलब किसी भी चीज को कई भागों में वो बांट देते थे, जैसे कि प्रांत, स्टेट। तो क्षत्रप या प्रांत, ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि क्षत्रप और प्रांत प्रणाली की शुरुआत की, ईरानियों ने ही क्षत्रप और प्रांत प्रणाली की शुरुआत की सबसे पहले। सिक्कों में सिक्कों का प्रचलन, डेरिक, उस समय जो है डेरिक जो है स्वर्ण मुद्रा को कहा जाता था, और सिग्लोई रजत मुद्रा को कहा जाता था उस समय। व्यापारिक मार्गों की जानकारी इन्हीं से मिली हमको। भारत के लोगों को व्यापारिक मार्गों की जो जानकारी थी वो ईरानियों के द्वारा ही मिली। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। ईरानी लिपिकार कातिब ने खरोष्ठी लिपि की शुरुआत की। जो ईरान के जो लिपिकार थे, कातिब जिनका नाम है, उसी ने जो है खरोष्ठी लिपि की शुरुआत की। और खरोष्ठी लिपि, जैसा कि आप सुने होंगे या पढ़े होंगे, खरोष्ठी लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। ये दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर अक्सर एग्जाम में कभी कोई पूछ देता है। तो जो खरोष्ठी लिपि है, इस खरोष्ठी लिपि जो है ईरानियों की ही देन है।
जो ये दाएं से बाएं की तरफ चलती है जब हम लोग लिखते हैं तो, ठीक है। तो ये कातिब ईरानियों की देन है। अशोक कालीन स्मारक विशेषकर घंटा के आकार का गुंबद ईरानी प्रतिरूप पर आधारित है। कह रहा है कि अशोक के समय जो स्मारक बनाए गए हैं, बड़े बड़े भवन बनाए गए हैं, और विशेष करके जो घंटा के आकार का गुंबद, जो गुंबद बनाया गया है, ये ईरानी प्रतिरूप का पर ही आधारित है, ठीक है। तो ये गुंबद बनाने की जो, या घंटा के आकार के गुंबद बनाने की जो कला है, वो ईरानियों से ही भारत को मिली है। सिंधु नदी के लिए हिंदू नाम का आरंभ ईरानियों ने किया था। उस समय हिंदू शब्द का धर्म से कोई संबंध नहीं था। कह रहा है कि सबसे पहले जो है सिंधु नदी को जो है हिंदू के नाम से जो है जाना जाता था, और ईरानी जो है सिंधु नदी का सही उच्चारण नहीं कर पाते थे, तो वो सिंधु नदी को हिंदू नदी के नाम से बार बार कहते थे। और उस समय हिंदू जो शब्द था, वो जैसे आज जो धर्म से लेकर जुड़ा हुआ है, उस समय कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं था, धर्म से इसका कोई संबंध नहीं था, ठीक है। तो वही कह रहा है ईरानियों ने ही हिंदू नामक जो शब्द है, ये सबसे पहले जो है ईरानियों की देन है। भारतीय प्रजा को ईरानी फौज में भर्ती किया जाने लगा। कह रहा है कि भारतीय प्रजा को, यहाँ की जनता को ईरानी जब यहाँ संबंध स्थापित कर लिए, तो अपनी सेना में यहाँ भारतीय लोगों को भी जो है भर्ती करने लगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका नोट करके हमने लिखा है, इसको आप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखिएगा। यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जानकारी इन ईरानियों से मिली, ईरानियों के जरिए ही मिली। भारत की संपत्ति के लिए उनका लालच बढ़ गया और भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया। कह रहा है कि जो यूनानी है, ईरानियों के बाद किसने आक्रमण किया? यूनानियों ने। तो यूनानियों को कैसे पता चला? तो वही कह रहा है कि यूनानियों को भारत की अपार संपत्ति की जानकारी ईरानियों के जरिए ही मिली। इन्हीं ईरानियों के जरिए जो है भारत के अपार संपत्ति की जानकारी जो है यूनानियों को मिली, और इसी के कारण जो है इनका जो है लालच बढ़ गया और सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया। वही कह रहा है कि भारत के पास इतना धन संपदा थी, और कह लीजिए कि सोने की चिड़िया भारत ऐसे ही नहीं कहा जाता था, इसके पास इतना संपदा था, इसकी जानकारी जो है ईरानियों के द्वारा ही यूनानियों को पता चला और उनका लालच बढ़ गया, और ईरानियों के बाद जो है यूनानियों ने भारत पर आक्रमण किया। और सिकंदर का मुख्य कारण जो भारत पर आक्रमण करने का था, केवल धन संपदा अर्जित करना था, ठीक है। केवल धन के लालच में ही सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण किया था, और कोई दूसरा उसका मकसद नहीं था। तो यहाँ पे लगभग आपके जो ईरानी आक्रमण के प्रभाव क्या क्या जो है प्रभाव पड़ा भारत पर, ईरानियों का भारत से 200 वर्षों तक संबंध रहा, उससे जो है अभिलेख बनाने की प्रक्रिया, छत्र प्रणाली, और कह लीजिए कि खरोष्ठी लिपि की शुरुआत भारत में, और घंटा और स्मारक और भवन बनाने की जो कला ईरानियों से ही भारत के लोगों ने सीखी, और साथ ही साथ भारत के जो धन और संपदा का जो इतना अपार संपत्ति थी कि इसका जो है लालच जो है यूनानियों को बढ़ गया, और वो भी ईरानियों के जरिए ही उनको पता चला, और तभी सिकंदर जो है भारत पर आक्रमण किया। स्टूडेंट, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, इससे जो है मोटिवेशन मिलता है और वीडियो जो है बनाने का जो है हौसला बढ़ता है। इसलिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा आप, और जो है इससे जो है मोटिवेशन मिलेगा मुझे। धन्यवाद।